24 साल की नाज़नीन नर्क से भयंकर कैद से भाग निकली थी। सिर्फ नाज़नीन की मदद से ही 2 और 16 और 18 साल की लड़कियों को आजाद कराया जा सकता था, जो अब भी उस ह्यूमन ट्रैफिकिंग माफिया की कैद में थी। देखते हैं इस केस का दूसरा और आखिरी भाग, क्राइम पेट्रोल सतर्क। घर गई तो हिना और रश्मि की सच्चाई बतानी पड़ेगी, और फिर ये लोग किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, ना मुझे, ना अम्मी को, ना किसी को। लेकिन हिना और रश्मि को एक ही इंसान बचा सकता है, और वो मैं हूँ। नाज़नीन, अम्मी, 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 आप मेरी नाज़नीन, बेटा कुछ तो बोल, कहाँ है हिना और रश्मि? मुझे नहीं मालूम खाला, तू तो उनके साथ थी ना? सिर्फ थोड़ी देर के लिए। कहाँ ले गए? सच में नहीं जानती। जहाँ तुम्हें रखा उस जगह का नाम तो पता होगा ना? मैं नहीं जानती। लेकिन तू तो वहां से भागी थी ना, कैसे भागी थी? चले ले, ये कपड़े पहन और तैयार होके बाहर आ। हर रात वो घर को अंदर से ताला लगा देता था, और दिन में बाहर से। घर से बाहर कदम रखना मना था, कुछ बोलना मना था, कुछ सोचना भी मना था। पिंजरा तोड़कर उठ जाने का ख्याल रोज आता, पर समझ नहीं पाती कैसे होगा। और फिर एक दिन, सुनिए, बहुत मारता है। नहीं, लेकिन दिन रात वो मेरे साथ। मुश्किल है, लेकिन बिना उसे पता चले कैसे भाग पाओगी? और जाओगी कहाँ? मुंबई जाऊंगी। मैं मुंबई से हूँ। मेरी अम्मी और खाला दोनों वहाँ पे ही है। वैसे क्या बोल के लाए थे तुझे? बोला था कि यहाँ पे खाना बनाने का कंपनी है, उसमें मुझे काम करना है, लेकिन मुझे धोखे से लाया गया है। इस गांव की लगभग सभी औरतें धोखे से ही लाई गई है, फिर ब्याही जाती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इस गांव की अपनी खुद की औरतें नहीं है ना, इसीलिए बाहर से खरीद कर लाई जाती हैं। मेरा पति भी मुझे खरीद कर ही लाया था। लेकिन आप भाग क्यों नहीं जाती? आप तो आज़ाद हो ना। गलती से भी मत सोचना, वरना बहुत पिटोगी। जितनी जल्दी अपने नसीब को कबूल कर लो, उतना ही अच्छा है। समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, क्या कर सकती हूँ, कैसे भाग जाऊँ इस नर्क से। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैंने अपने हालात के साथ समझौता कर लिया था, और मेरे समझौते ने मेरे लिए आज़ादी की खिड़की खोली।
अपने डर और दर्द के 2 घूंट पी लिए और मेरा आज़ाद होने का नशा भी उतर गया। और उसने भी मेरे गले का फंदा थोड़ा ढीला कर दिया। खाली पेट घर से नहीं निकलते। ये लीजिए पोहा। अजीब लगता था कि अब मैं इन सबसे खुश हूँ। फिर उसने भी कबूल कर लिया कि मैंने उसे कबूल कर लिया है। मेरा फंदा और ढीला होता गया। उसके जहन में मेरे भाग जाने का डर कम होता गया और मैंने धीरे धीरे उसके जेब से थोड़े थोड़े पैसे निकालना शुरू कर दिया। हर दूसरे तीसरे दिन कुछ रुपए निकालती, तब तक निकालती रही जब तक मेरे पास मुंबई आने के लिए पैसे काफ़ी ना हो। उस रात मैंने उसे और पीने के लिए उकसाया। नाज़नीन, लेकिन सच कहूँ मुझे तुझसे प्यार हो गया है। ले मेरे साथ एक पैक तू भी पी। जी नहीं, मुझे पसंद नहीं है। तूने कभी पी है क्या? नहीं। ले मुझे नहीं चाहिए। मेरी कसम। मैं इंतज़ार कर रही थी कि वो कब पूरी तरह से बेहोश हो जाए। मैं वहाँ से अहमदाबाद स्टेशन कैसे पहुँची और फिर मुंबई, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे इतना पता है कि उस आदमी ने मुझे बार बार हर तरीके से गंदा किया। बस दोबारा कभी मत बोलना कि उसने तुझे गंदा किया। अरे गंदा तो वो है, उसका सोच है, उसकी नीयत है। तू तो मेरी बहादुर बच्ची है। बुज़दिल मैं थी जो इतने दिन चुपचाप घर में बैठी रही। बेवकूफ तो मैं थी जो उस सालिनी की साजिश को समझ ही नहीं पाई। बस एक बार बता दे, मेरी रश्मि कहाँ है? बेटा बता दे, हिना कहाँ है? अगर मुझे पता होता तो मैं क्यों नहीं बताती। पता नहीं मेरी हिना को किसके गले बांध दिया गया होगा। अबे तो वो छोटी सी है, उसमें तो हिम्मत भी नहीं है। और ना ही मेरी रश्मि जैसे बहादुर है। बहुत हो गया डरना और रोना, अब तो हमें सीधे पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। इतने दिनों से चुप रहकर क्या मिला हमें? अम्मी बिल्कुल सही कह रही है। वो जो औरत है ना शालिनी, वो शैतान है। पता नहीं कितनी लड़कियों को भेजा होगा वहाँ पे
और कितनी लड़कियों को भेजने वाली होगी। वो गांव में जो औरत मिली थी ना, वो कह रही थी कि लगभग सभी औरतें वहाँ पे खरीदी हुई है धोखे से, और उनकी शादी भी करा दी गई है, वो भी जबरदस्ती। यास्मीन, गायत्री, एक बात बताओ, शालिनी से तुम लोग कैसे मिले? फरीदा है ना मेरे साथ घर काम करने वाली, उसने मुझे बताया और मैंने गायत्री को। नाजनीन ने पूरी हिम्मत से खतरे को आड़े हाथों लिया और अपने आप को आजाद करा लिया। नाजनीन की हिम्मत देखकर उसकी मां जाहिदा, मौसी तबस्सुम, हिना की मां यास्मीन और रश्मि की मां गायत्री, इन सब में भी हिम्मत आ गई और इन सब ने तय कर लिया कि वो 16 वर्षीय हिना और 18 वर्षीय रश्मि को रिहा करा के ही रहेंगी। आखिरकार उन्होंने वो कदम उठाया जो उन्हें कई हफ्ते पहले उठाना चाहिए था। उन्होंने कानून के दरवाजे पर दस्तक दी। ये फरीदा कौन है? साहब, वो भी हमारी तरह घर काम करने वाली बाई है। रहती कहाँ है? वो भी मीरा रोड में ही रहती है। उसका मोबाइल नंबर मेरे पास है, लेकिन एक अरसे से वो गायब है। मिली भगत होगी, ये भी शालिनी के गैंग में होगी। गायत्री जी, उसका मोबाइल नंबर दीजिए, हम उसे ढूंढ लेंगे। 444। ये शालिनी ठाकुर कांदीवली के बस स्टॉप पे मिली थी तुमसे? जी साहब। उसने खुद आवाज देकर तुम्हें बुलाया था? जी। काम की तलाश है तुम्हें? और उसने अपना मोबाइल नंबर भी तुम्हें नहीं दिया? नहीं साहब, तभी शक होना चाहिए था, लेकिन उसने इतना बड़ा पगार बोला कि हम दंग रह गए और कुछ सूझा ही नहीं। फिर गाड़ी याद है? नंबर, मॉडल? सफेद रंग की गाड़ी थी साहब, इतना तो पक्का याद है। गाड़ी वो खुद चला रही थी? नहीं साहब, 3 बार मिली थी, तीनों बार ड्राइवर ही था। मैं हर रोज उस बस स्टॉप पे जाती रही, इस उम्मीद से कि वो मुझे वहाँ दिख जाए, और उस दिन के बाद वो मुझे वहाँ मिली ही नहीं। सर, फरीदा का फोन स्विच ऑफ है, प्रीपेड नंबर है। मंझे हुए खिलाड़ी लगते हैं। हाँ साहब, मैंने देखा था ना उस मोना बहन और उस आदमी को, बहुत ही खतरनाक लोग हैं साहब। नाजनीन, अहमदाबाद के पास के जिस गांव में तुम थी, कुछ आसपास तुमने ऐसा देखा? नहीं साहब, मैं वहाँ पे मानो जेल में जैसे थी। पहली बार तब बाहर गई जब मैं भाग आई। जब तुम्हें उस गांव में लाया गया और तुम वहां से भागी, तो कुछ तो आसपास ऐसा तुमने देखा होगा जो तुम्हें याद हो, जो हमें तुम बता सको। जितना ज्यादा तुम हमें बता पाओगे, उतनी ज्यादा आसानी होगी हमें रश्मि और हिना को ढूंढने। साहब, कुछ याद नहीं है। मैं इतनी घबराई हुई थी कि दिमाग में कुछ बैठा ही नहीं कि मैं कहाँ हूँ। देखो, फिलहाल हमारे पास कोई ठोस सुराग नहीं है जिसके आधार पर हम तुरंत कार्रवाई कर सकें। जब से वो यहाँ से गई है, मैंने उसे देखा तक नहीं और ना ही फोन पर बात हुई। नाज़नीन ने इतना गुस्सा है, तो सोचिए उन दोनों पर क्या बीत रही होगी। मैं वादा करता हूं तुम दोनों से कि तुम दोनों की बेटियों को हम सही सलामत वापस लाएंगे। खूब खूब धन्यवाद सर। आधा घंटे का टाइम दो, ये ऋषिगन केटरर्स को ट्रेस करता हूँ। राठौड़, एक और टिप है। जिस गांव में नाजनीन, हिना और रश्मि को रखा गया था, वो अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से लगभग 1.5 घंटे की दूरी पर है। मोना जी, हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ, तो 1.5 घंटे के ट्रैवल टाइम के रेडियस पर जितने भी गांव हैं, उनको भी रडार पर डाल देता हूँ। और हाँ, उस गांव में औरतों की काफ़ी कमी है। औरतों और मर्दों का रेशियो काफ़ी गड़बड़ है, इसलिए इन लड़कियों की ट्रैफिकिंग वहाँ पे हो रही थी। दरअसल असली टिप तो ये है। सर, ऋषिगन केटर्स एक बोगस कंपनी है। अहमदाबाद के नवरंगपुरा में ऐसी कंपनी है ही नहीं। मुखौटा है ट्रैफिकर्स का, जिसकी आड़ में छिपकर ये लड़कियों को उस गांव में दाखिल कर रहे हैं जबरदस्ती। सर, ये है अहमदाबाद और पूरे सर्कल में 1.5 घंटे की दूरी पर तकरीबन 25 से 30 गांव हैं। इतने सारे गांवों में रेड करना हिना और रश्मि की तलाश में पॉसिबल नहीं है। इन दोनों लड़कियों को इन गांवों में से ही किसी एक गांव में बेचा गया होगा, और नाज़नीन को भी। और ये भी हो सकता है कि ये दोनों लड़कियां एक ही गांव में ना हो। सर, हमने खबरी नेटवर्क एक्टिवेट कर दिया है। अहमदाबाद पुलिस भी हाई अलर्ट पर है। सर, खबरी ऐसे गाँव को ढूंढ रहे हैं जहाँ पे औरतों की आबादी कम हो। पता तो सबको होगा मोरे, लेकिन देख के अनदेखा कर दिया होगा।
वरना खड़े हो जाएंगे परंपरा के माफिया। सर हम मुंबई से भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। एक लीड है हमारे पास फरीदा, इसने शालिनी को रश्मि और हिना के पास भेजा था, या फिर सीधा किंगपिन शालिनी। लेकिन फरीदा का कोई अता पता नहीं और शालिनी की भी अभी तक हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। सर मुफ्ती में मेल फीमेल कांस्टेबल्स उस बस स्टॉप के पास लगा दिए। चांस बहुत कम है मोरे, क्योंकि वो फिर से उसी इलाके में शिकार नहीं करेगी। वो अब तक समझ गई होगी कि हम उसे ढूंढ रहे हैं। फिर तो हमारे पास एक ही लीड बचती है, वो वाइट कार। पर हमें तो ब्रांड भी नहीं पता। मुंबई में पता नहीं कितनी वाइट कार्स होंगी। और ड्राइवर तो एक ही है। कांदीवली, बोरीवली, दहीसर, ईस्ट वेस्ट दोनों और मीरा रोड, इन इलाकों से उन्होंने 3 लड़कियों को शिकार बनाया जिन्हें हम जानते हैं। लेकिन ऐसी और भी बहुत सी लड़कियां होंगी जिन्हें हम नहीं जानते। सर हो सकता है शालिनी ठाकुर इसी जोन में रहती हो। बिल्कुल हो सकता है। नाजनीन ने 3 बार और तबस्सुम ने 4 बार शालिनी को देखा है। मतलब ये दोनों हमारे स्केच आर्टिस्ट को उसका हुलिया बता सकती है। मैं इन दोनों को बुलवा के स्केच बनवाता हूँ। और ये स्केच अपने सारे खबरियों को दे दो और उनसे कहो कि हम शालिनी के साथ साथ उसके ड्राइवर को भी ढूंढ रहे हैं। और सर ये है नरेश, इसी ने नाजनीन को मोना से खरीद के उसके साथ कई बार बलात्कार किया। नरेश, अरविंद और मोना, ये तीनों स्केचेस अहमदाबाद पुलिस को भेज दो और ये शालिनी वाला तुरंत अपने लोकल खबरियों में सर्कुलेट करो। हो सकता है शालिनी नाम ही झूठ हो, लेकिन कोई नहीं, बहुत जल्द हम इस सच्चाई का पता लगा लेंगे। 35 से 40 की उम्र होगी, सफेद गाड़ी में आती है, ड्राइवर चलाता है। क्या किया है मैडम ने साहब? लड़कियों को अगवा कराती है, जबरदस्ती उनकी शादियां कराती है। एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे मालिक। सफ़ेद गाड़ी है, ड्राइवर भी है साथ में। हम दिन रात इस केस पे लगे हुए। अहमदाबाद पुलिस भी पूरी कोशिश कर रही है। जवान बच्चियां हैं, हर दिन मायने रखता है। हम समझते हैं यास्मीन जी, और यकीन मानिए जब तक हिना और रश्मि आप लोगों को लौटाई नहीं जाती, हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे, उन्हें ढूंढ कर ही निकालेंगे। धन्यवाद सर। फरीदा बहुत दिन से गायब है, उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है। आखिर बात क्या है? उसने क्या कोई कांड किया है क्या? दादा, फरीदा का पति आता है क्या इधर? आता है कभी कभी। कहाँ रहता है? पता नहीं। वो काम क्या करता है? पता नहीं, कभी पूछा नहीं मैं। सब ये सारे फोटो और स्केचेस तकरीबन 25 से 30 गांव के पुलिस स्टेशनों में भेज दिए हैं सर। अगर लगता है कि नेटवर्क और स्टेशन तक भी बढ़ाना है तो वहाँ भी भेज दो फोटो। पटेल, हमें इन दोनों लड़कियों को ढूंढ निकालना है, टॉप प्रायोरिटी केस। सर आरफिन, कुछ हाथ लगा। एक ड्राइवर मिला, उस लेडीज का मैंने फोटो दिखाया ना तो हट गई उसकी। ये जो औरत है ना, ये औरत नहीं, एक नंबरी कमीनी नागिन है, नागिन। तुझे कैसे मालूम? गाड़ी चलाता था इसकी मैं। इसके पास कोई सफ़ेद कलर की गाड़ी भी है ना? सफ़ेद तो सिर्फ गाड़ी है इसकी, और दिल डांबर से भी ज़्यादा काला। कहाँ रहती है ये? और इसका नाम? इसका नाम शालिनी ठाकुर है, अपने पति विकास ठाकुर के साथ रहती है। एक काम कर, तू गोपाल वर्मा का नंबर फॉरवर्ड कर मुझे। वो महीने का 20,000 बोली, तो फिर आगे मैंने कुछ पूछा ही नहीं साहब। जो बोली हाँ बोला। कितने दिन थे उसके साथ? 3 महीने साहब। ऊपर से रोज़ 1 क्वार्टर विलायती, कहाँ अपनी 11,000 की नौकरी और कहाँ 20 और विलायती। मैंने कभी कोई सवाल ही नहीं किया साहब। और फिर एक दिन। गोपाल, 20,000 में खुश हो? बहुत ज़्यादा मैडम। और मिल सकते हैं।
इससे भी कहीं ज़्यादा। मैं समझा नहीं मैडम। सिर्फ ड्राइवरी से नहीं मिलेंगे, लेकिन और क्या करना होगा? कहाँ रहते हो? दुग्गलवाड़ी में मैडम। दुग्गलवाड़ी झोपड़पट्टी है? चौल है मैडम। जवान लड़कियां तो बहुत होंगी वहां पर। अरे तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? तुम्हें बस जरूरतमंद लड़कियों को मेरे पास लाना है जिन्हें काम की तलाश हो। हर लड़की के 5,000 दूंगी। और ये काम जो उन्हें दिलवाएंगी वो कैसा काम होगा मैडम? मैंने तुमसे कभी पूछा तुम गियर कब बदलते हो, ब्रेक अभी क्यों दबाया, क्लच क्यों नहीं दबाया, स्पीड कितनी है, राइट ले या लेफ्ट? पूछा कभी? तुम बस लड़कियां लेकर आओ, इतना ही काम है तुम्हारा। मुझे पागल समझ रही थी साहब। धंधे पे लगाने के लिए लड़कियां फांस रही थी। साहब मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन इतना गिरा हुआ नहीं कि इंसानियत भूल जाऊँ। 2 लड़कियां हैं जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं। शालिनी ठाकुर ने उन्हें अहमदाबाद में बेचा। रहती कहाँ है ये शालिनी ठाकुर? विकास ठाकुर। हाँ जी। शालिनी ठाकुर कहाँ है? क्या बात है सर? क्या बात है सर? सर 1 मिनट रुकिए सर। सर कहाँ घुसे जा रहे हैं सर? मेरी बात सुनिए सर। सर 1 मिनट रुकिए सर। क्या बदतमीजी है ये? शालिनी जी, मैं संजय राउत। एक लड़की चाहिए, औरत भी चलेगी। क्या? हाँ, वो क्या है कि केटरिंग कंपनी शुरू करने वाला हूँ। तो मैं क्या करूं? आप लोग चले जाइए यहाँ से। जाना तो है ही शालिनी जी, वैसे भी ना मुझे यहाँ की बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही, लेकिन आपको साथ लेकर। उठाओ ये सब। अरे अरे लेकिन ना शालिनी जी आप चिंता मत कीजिए, आपका जो बाकी का अकाउंट का काम है वो हम पूरा कर लेंगे। हाँ शालिनी जी, एक केटरिंग कंपनी के लिए ऋषिगन केटर्स, ये नाम कैसा रहेगा? ये क्या बदतमीजी है? मुझे मेरे वकील को फोन करना है। आप लोग हमारे साथ ऐसे बर्ताव नहीं कर सकते, हमारे भी हक है। अरे हाँ, आपके भी तो हक है। दरअसल ना आप ही के हक है, क्योंकि बाकी सब लोग तो कीड़े मकोड़ों की तरह हैं, खास करके जवान लड़कियां, वो तो बेचने और खरीदने की चीजें हैं, और आप लोग ठहरे उनके दलाल। What nonsense! इंस्पेक्टर, मैं आपको कोर्ट में घसीटूंगी। एक तो पाप करो, पाप भी नहीं महापाप, और ऊपर से हमारे ही थाने में आके हम ही को धमकाओ। अच्छा है चंदा, जरा मैडम को हमारी कैटरिंग कंपनी का सैंपल तो दो। अरे अरे, और याद रहे मैडम को हर एक डिश चखाना, हर एक। छोड़िए, अरे छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे। ये मोना है और ये अरविंद। दोनों का एड्रेस बोल। गोपीपुर में ही रहते हैं। मोरे, अहमदाबाद पुलिस को बोलो कि गोपीपुर गांव को सील करें और रश्मि और हिना को तुरंत मुंबई भेजा जाए। सर। हाँ तो शालिनी जी, कैसी लगी आपको हमारी धुलाई? वैसे आपको बता दूं, ये चंदा ने ना अभी आपको सिर्फ धोया है, निचोड़ना भी बाकी है। तो सच आप अभी बताएंगे या फिर निचोड़ना के बाद? तुम्हारे गैंग में कितने लोग हैं? मेरे पति विकास, मैं और अरविंद और मोना। चारों में बॉस कौन है? संतोष भाई मेहता। कौन है संतोष मेहता? वडोदरा में रहते हैं, मैरिज ब्यूरो चलाते हैं। अरविंद और मोना का नंबर लिख के दो, और संतोष मेहता का एड्रेस और नंबर दोनों लिख के दो। अभी तुम्हारी एक भी उंगली टूटी नहीं है, जब सब उंगलियां टूट जाएंगी ना तब भी लिख के देना पड़ेगा। बेहतर है अभी लिख दो। लिखो। पुलिस आ गई, भाग भाग कर दिया।
संतोष मेहता जी, मैं ही संतोष मेहता हूँ। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? यार काफ़ी मदद की तुमने लोगों की, अब वक्त है कि तेरी मदद की जाए। शादी करवानी है तेरी, तो उसके लिए तो बेचना पड़ेगा ना तुझे। चल। साहब, अरे रुको रुको रुको। ये लोकेश ढोलकिया का घर, जिसने हिना को खरीदा था। तुम हिना खान हो? हाँ। मुंबई की यास्मीन खान की बेटी? हाँ हाँ। डरो मत बेटा, हम लोग अहमदाबाद पुलिस से हैं, तुम्हें तुम्हारे घर ले जाने आए। हिना, बेटा डरो मत, हम सच में पुलिस वाले हैं और तुम्हारी मदद करने आए हैं। आओ। 24 घंटे घर पर निगरानी रखो, लोकेश जैसे ही आए उसे धर लो। ये हरीशवेल जी का घर है साहब, जिसने रश्मि को खरीदा था। अब चलते हैं उस नरेश के घर, जिसने नाजनीन को खरीदा था। अरे हद हो गई साहब, एक तो लड़की धोखेबाज निकली, घर छोड़कर भाग गई, अपने तो 1.25 लाख का फटका बैठा ना। असली फटका क्या होता है ये मैं तुझे दिखाऊंगा थाने में। उस बहादुर लड़की ने हमें तुझ तक पहुंचाया है और हम तुझे कहां पहुंचाने वाले तुझे अंदाजा भी नहीं है। लेकर जाओ इसे। अरे मैंने कुछ नहीं किया साहब, अरे मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया भाई। साहब, सब लोग मिल गए, जाने दो ना। सब लोग मिल गए? हाँ साहब, लोकेश को फोन लगा। ફોન નંબરનો સંપર્ક સાધવા માંગો છો તે મોબાઈલ સ્વિચ ઓફ છે। बंद आ रहा है साहब। इन्फॉर्म किया उसे, जल्दी। लगा रहा हूँ साहब। The number you have called is currently switched off। साहब, इसका भी बंद आ रहा है। उसको भी बताया ना तूने? उसको भी बताया ना? किसी को नहीं पता है। अपनी मोना डार्लिंग को फोन लगा और अगर बंद आया ना तो देखना। लगा लगा रहा हूँ। बोल अरविंद। मोना, क्या चे तू? बाहर हूँ। अरे वो नया माल आया ना, उसके लिए गिरा का है। तीनों पीस दिखा दे, उन्हीं को चॉइस कर ले। मेरे आने तक सौदा मत करना। कब तक पहुंचेगी तू? अरे रास्ते पर हूँ। लेकिन अभी कहाँ पहुंची? शो थई उतने बोला ना रास्ते पर हूँ, इतना उतावला क्यों हो रहा है तू? अरे कितना टाइम लगेगा तेरे को? आधा घंटा। कैसे आ रही है? एक प्राइवेट गाड़ी में आ रही हूँ। अब गाड़ी का नंबर भी बताऊं, कौन से कलर की साड़ी पहनी वो भी बताऊं। रास्ते में साहब, आधे घंटे में पहुंचेगी। एक टीम इन लोगों को लेकर जाएगी और दूसरी टीम मेरे साथ कोठी में रहेगी। मोना बहन की वेलकम पार्टी। हेलो, अच्छी खबर है, हमारी दोनों बेटियां मिल गई हैं। अरे देवा, कहाँ है दोनों? उन्हें अहमदाबाद से रवाना कर दिया है। मिहते। हिना और रश्मि मिल गई। क्या? अम्मी, आपने सुना? हिना और रश्मि मिल गए। सर, हिना और रश्मि को छुड़वाया जा चुका है।
और उन्हें मुंबई के लिए रवाना भी कर दिया गया। गुड। लेकिन मोना हाथ नहीं लगी। हाँ, पर उसका साथी अरविंद और उनका असिस्टेंट दिनेश दोनों पकड़े जा चुके हैं। उन दोनों लड़कियों को खरीदने वाले वो दरिंदे वो हाथ आए? सर, नाजनीन को खरीदने वाला नरेश पांचाल पकड़ा गया, लेकिन हिना को खरीदने वाला लोकेश और रश्मि को खरीदने वाला हरीश वेलजी इस वक्त फरार है। हाँ, पर कार्टेल का हेड संतोष मेहता वो पकड़ा गया। और सर, अहमदाबाद पुलिस ने 3 और लड़कियों को छुड़वाया जिन्हें वहाँ बेचने के लिए लेकर आया गया था। मोना, हरीश और लोकेश, इन तीनों के नाम रेड अलर्ट जारी कर दो। सर। मूव। तो इस तरह का मैरिज ब्यूरो चलाते हो तुम लोग? शुरू में सब नॉर्मल था, बाकी मैरिज ब्यूरो कैसे चलाते वैसे ही, लेकिन कुछ खास बिजनेस नहीं था तो ये बिजनेस शुरू कर दिया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। सर, सारा प्लान तो संतोष भाई का था। उन्हें ही मालूम था कि गोपीपुर गांव में लड़कियों की कमी है और वहां के मर्द तो लड़कियां खरीदने के लिए भी तैयार थे। क्या खाते हो तुम लोग? क्या पीते हो? किस चमड़ी के बने हुए हो तुम लोग जो मासूम मेहनती लड़कियों को, बच्चियों को बेचकर अपनी दाल रोटी बोटी कमाते हैं? हमने क्या गलत किया है सर? उन लड़कियों को कोई कोठे पे ले जाकर थोड़ी ना बेचा है, बकायदा शादी करवाई है उन लड़कियों की। उन्हें अच्छा घर दिया है, यहाँ पर रहती तो किसी शराबी से शादी हो जाती, पूरी जिंदगी गरीबी में कटती उनकी। बड़ी सोशल सर्विस कर रही हो। एक बात बताओ, तुम अपनी खुद की बेटी को भी इसी तरह से बेचते हो? ये कैसा सवाल हुआ सर? सवाल है क्योंकि तुम्हारे लिए हर सवाल का जवाब है पैसा, सिर्फ पैसा। गिद्ध हो तुम लोग, गिद्ध। और पता है तुम लोग ऐसा क्यों कर पाते हो? क्योंकि तुम लोग जिंदा हो ही नहीं। तुम्हारे अंदर का इंसान, जमीर, सब कुछ मर चुका है। साहब, मेरी बात सुनो। अरे ऐसा कैसा कह सकते हो मेरे साथ? मेरी बात तो सुनो, मुझे फोन तो करने दो मेरे वकील को। पहले तेरी शादी की कुंडली निकालेंगे, फिर तेरे मेहंदी लगेगी, तेरे हाथ पैर पीले करेंगे, सजाएंगे तुझे दूल्हे की तरह। और उसके बाद फोन कर तू अपने वकील को और हम करेंगे एम्बुलेंस के लिए। और उसके बाद तेरा अरेस्ट दिखाएंगे हम अपने रिकॉर्ड्स में। अरे साहब, अरे मेरी बात तो समझो। अरे साहब, अरविंद, मोना, लोकेश और हरीश वेलजी अगर नहीं मिले ना तो तेरा सोना हराम कर देंगे साले। जो भी ड्यूटी पर आएगा ना सब तुझे बारी बारी से कूटेंगे, पंचिंग बैग की तरह। कहाँ है तीनों? पता नहीं साहब, अभी तो फोन किया था तीनों को आपके सामने। पटेल, पुलिस एकेडमी से नया आया है ना? जी सर। दिखा क्या क्या सिखाया है तुझे। शालिनी ठाकुर, मोना मुझे लॉकअप में चाहिए और जब तक वो लॉकअप में नहीं आ जाती है ये चंदा तुम्हें रूम सर्विस देती रहेगी। चंदा वीआईपी है, अच्छे से सर्विस देना। देखो, हमने पूरे गैंग को धर लिया है, बस मोना अभी तक हमारी गिरफ्त से बाहर है। लोकेश और हरीश जिन्होंने इन दोनों को खरीदा था वो भी अभी तक हमारी पकड़ में नहीं आए। लेकिन साहब, वो मोना ही है जिसने मुझे और इन दोनों को बेचा था। उसने तुम लोगों को बेचा होगा, लेकिन तुमने खुद अपने आप को बचाया और इन्हें भी। तुम हिम्मत करके हमारे पास आई, तभी ये मुमकिन हुआ कि हम इन्हें बचा पाए। गलती तो कुछ हद तक हमारी भी थी। इतनी बड़ी तनख्वाह देखकर हम दोनों ही पागल हो गए थे। पर सोचिए साहब, नाजनीन वहां से भागती नहीं तो इन दोनों बच्चियों का क्या होता? सर, वो शालिनी के पॉइंटर फरीदा, उसे पकड़ लिया गया। गुड। बस एक बार वो औरत मुझे मिल जाए तो मैं उसे काट डालूंगी। वो बेगुनाह है यास्मीन। जिस तरह तबस्सुम शालिनी से टकरा गई थी उसी तरह ये भी टकरा गई। सर, मैंने शालिनी और विकास से कंफर्म किया, फरीदा का इस सारे रैकेट से कोई लेना देना नहीं है। और तुम तो आगे से ध्यान रखना कि कोई दोबारा इस तरह के झांसे में तुम्हें फंसा ना पाए। जब भी कोई मोटी तनख्वाह का लालच दे तो उसे स्वीकार करने से पहले कम से कम 10 बार सोचना।
जी साहब, अब तो छाछ भी फूक फूक कर पिएंगे। लेकिन साहब, जब मैं नरेश के घर पे थी, एक बात बहुत ही खटक रही थी, अभी भी खटक रही है। कौन सी बात नाज़नीन? हम गरीब हैं, अनपढ़ हैं, इसलिए इस झांसे में फंस गए। लेकिन वहाँ पे तो एक पूरा गांव है जहाँ पे हम जैसी लड़कियों को खरीदा जाता है, बंदी बना के रखा जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? वहाँ की जो पुलिस है, बड़े बड़े लोग हैं, नेता लोग हैं, वो लोग क्या कुछ नहीं जानते? साहब, 2-4 घर नहीं, पूरा गांव है वहाँ पे। हम गरीब लड़के हैं साहब, हम 4 दीवारों में कैद हैं। हमारे साथ तो जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है। और दुनिया ऐसी ही चलती है जैसे कि मानो कुछ हुआ ही नहीं। ये घिनौना धंधा अभी तक चलता है साहब। ऐसा क्यों है साहब? क्या आपको पता है? आप बता सकते हैं? शालिनी और विकास ठाकुर, इस गिरोह का हेड संतोष मेहता, उनके साथीदार अरविंद और दिनेश, और लड़कियों का एक खरीदार नरेश, जिसकी गिरफ्त से नाज़नीन फरार हुई थी, इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन सभी पर आईपीसी की धारा 120 के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए, धारा 370 के तहत इंसानों को गुलाम बनाकर उनका सौदा करने के लिए, धारा 376 के तहत बलात्कार के लिए, धारा 342 के तहत गैर कानूनी तरीके से बंधक बनाने के लिए और धारा 366 के तहत अपहरण के चार्जेस लगाए गए हैं। इस गैंग की अहम मेंबर मोना अभी तक पकड़ी नहीं गई है और हिना और रश्मि को खरीदने वाले लोकेश ढोलकिया और हरीश वेलजी भी अभी तक ट्रेस नहीं हुए हैं। इन तीनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। आरोपी शालिनी ठाकुर को अपने किए पर रत्ती भर का भी पछतावा नहीं है। इस ब्राइड ट्रैफिकिंग में फंसाई गई सभी लड़कियां अपने अपने घर लौट गई हैं। इसमें फंसी लड़कियां गरीब घरों से आती हैं और मजबूरी और लाचारी के बोझ तले उन पर हुए अत्याचार का दर्द अब दब गया है। एक बुरा सपना समझकर वो रोजमर्रा की जिंदगी से जूझने की कोशिश कर रही हैं। ये कोई इकलौता गांव नहीं था जहां दुल्हनों का सौदा होता है। देश के कई राज्यों में मेल फीमेल सेक्स रेशो दिन ब दिन असंतुलित होता जा रहा है और ऐसे राज्यों में लड़कियों को खरीदने की कुप्रथा काफी खुलेआम होती है। और इस प्रथा के बीच एक सच्चाई है, एक भयंकर सच्चाई है, भ्रूण हत्या। ये कैसे हो सकता है कि एक गांव की पंचायत, वहां का नगर सेवक, एमएलए, एमपी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और पुलिस इतने बड़े जुर्म से अनजान है? क्या ऐसे घिनौने कारोबार को रोकना सरकार और प्रशासन का फर्ज नहीं है? इस केस में एक मोटी तनख्वाह का प्रलोभन दिया गया और इस प्रलोभन से मोहित होकर सभी गरीब परिवारों ने बिना सोचे समझे, बिना मौके को टटोले अपनी बच्चियों को सीधे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एजेंट्स के हाथों में सौंप दिया। लेकिन एक साधारण नागरिक था जो इस प्रलोभन के जाल में नहीं फंसा और वो था शालिनी का ड्राइवर गोपाल। उसने अपने जमीर की आवाज सुनी, अपनी गरिमा का ख्याल किया और उसी वजह से ये केस क्रैक हुआ। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में अगले शुक्रवार को। याद रखें, कल यानी कि रविवार 28 जून को क्राइम पेट्रोल का एपिसोड टेलीकास्ट नहीं होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, ऐश की जिंदगी और बोले गए झूठ दोनों काफी कीमती साबित होते हैं, पर सादगी और सच हमें सही मायने में अमीर बनाते हैं। सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।